हम लोग ने कल मेथड शुरू कर दिया था और मेथड में हम लोग बेसिक बातें पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। और कल हमने बात की थी कि इंग्लिश क्या है दोस्तों, एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या होती है? एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, एक मीडियम है एक्सप्रेस करने का आपके फीलिंग्स को, आपकी थॉट्स को, आपके आइडियाज को। ठीक है ना? और हमने बात की थी कि इंग्लिश जो होती है वो लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज को पढ़ाने के 4 स्किल होते हैं बेसिक, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है ना? और इसमें से लिसनिंग और स्पीकिंग तो कौन से स्किल होते हैं? प्राइमरी स्किल्स होते हैं। ठीक है ना? प्राइमरी स्किल्स होते हैं। सेकेंडरी स्किल्स की बात करें तो रीडिंग और राइटिंग होते हैं। ठीक है ना? और फिर रिसेप्टिव स्किल की बात करें, रिसेप्टिव स्किल कौन से होते हैं? रिसेप्टिव रिसेप्टिव स्किल्स सब ग्रहण करते हैं, या तो सुन करके, या तो सुन करके लिसनिंग, या फिर रीडिंग पढ़ करके। और प्रोडक्टिव स्किल कौन से होते हैं? स्पीकिंग और राइटिंग। ठीक है ना? वो सब बात चल रही थी। और ये बात भी कर रहे थे कि स्किल जो होते हैं ना आपके, इनके पढ़ने के, टीचिंग के 4 एस्पेक्ट होते हैं। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स। एक तो होता है सिमेंटिक एस्पेक्ट। सिमेंटिक एस्पेक्ट क्या होता है? कि आपको जो पढ़ते हो उसका मीनिंग समझ में आ जाए। और फनेटिक एस्पेक्ट क्या होता है? फनेटिक कि आपका जो बोलने का तरीका है, प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका वो अच्छा हो, स्पीकिंग आपकी अच्छी हो जाए, आप अच्छे प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन इनके साथ बोलें। एक ग्राफिक एस्पेक्ट होता है रिलेटेड टू राइटिंग, और फोनेटिक कम ग्राफिक इज रिलेटेड टू रीडिंग। ठीक है ना? ये सब बातें कल हमारी हुई थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन एनी लैंग्वेज लर्निंग टीचिंग सिचुएशन वन हैज टू टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। 5 इसके अंदर फैक्टर्स हैं। जब आप पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो इनका ध्यान रखेंगे, ये चीजें काम आती हैं। एक तो जो भी आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, आपको उसको पढ़ाने का क्या तरीका होगा, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? तो एक तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं उसका स्टेटस क्या है। अगर वो मदर टंग है तो उसको पढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके ग्रामर बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद खुद ब खुद ही सीख लेता है। अगर वो सेकंड लैंग्वेज है तो उसको, और वो फॉरेन लैंग्वेज भी है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज वही होती है जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, तो उसको सिखाने में आपको टाइम लगेगा। उसका एक तरीका होता है, उसमें एक लर्निंग एक प्रोसेस होता है। तो उसका स्टेटस अगर सेकंड लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हम बात करेंगे अलग अलग इन पॉइंट के ऊपर। अगर वो ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज है कि वो लिंग्वा फ्रैंका लैंग्वेज है, जिस प्रकार की, जैसे मान लो फॉरेन लैंग्वेज है, तो फॉरेन लैंग्वेज का सीखने का केवल आपका मोटिवेशन क्या होगा कि भाई इतनी सीख लो कि जब हम बाहर जाए, उस देश में जाए, तो उन लोगों से हम बातचीत कर सकें, और वो जब हमारे यहाँ आए तो हम उनसे बातचीत करें। सेकेंड लैंग्वेज आपको ज्यादा सीखनी पड़ेगी। मदर टंग में तो और आसानी रहती है, सीखने तो ज्यादा पड़ती है, लेकिन हम अपने आसपास के माहौल से खुद ब खुद ही सीख लेते हैं। ठीक है ना? वही डिपेंड करता है। लर्नर मतलब सीखने वाला कौन है? वो छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, उसकी एज क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, सब देखना पड़ता है। टीचर पे बहुत डिपेंड करता है सारी प्रोसेस जो है। टीचर कहते हैं कि लीडर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा होता है। अगर वो ठीक है तो ये सब कुछ चीजों को मैनेज कर सकता है। लर्नर को, टेक्स्ट बुक को, लैंग्वेज को, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। अगर वो खराब है तो बाकी चीजें अगर कितनी भी सही क्यों ना हो, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? डू यू एग्री विद मी? ओके। द टेक्स्ट बुक ये इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर टीचर सही नहीं है। कुछ स्टूडेंट स्कूल में टीचर नहीं होता सब्जेक्ट का, लेकिन वो बुक से, पासबुक से पढ़ करके अच्छे मार्क्स लिया। आप लोग कॉलेज में नहीं गए, यूनिवर्सिटी में नहीं गए क्लास लेने के लिए, फिर भी आपकी 50, 55, 60% बन जाती है कि आपने क्या पढ़ लिए? वो नोट्स, वो किताबें पढ़ ली। टेक्स्ट बुक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा ग्राउंड रियलिटीज, इसके अंदर क्या आता है? बिल्डिंग, लैब, टीचिंग एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, है ना? इन सब चीजों का भी काम रहता है। हालांकि सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो टीचर, और टीचर के साथ में चौक और डस्टर। वो कहीं किसी पेड़ के नीचे भी अपने स्टूडेंट को पढ़ा के समझा के पास करवा सकते।
या चीजों को बहुत अच्छे से समझा सकते। डिपेंड्स टोटली ऑन टीचर, तो इंपॉर्टेंट चीज होती है, और लर्नर होना चाहिए। मैन, M3 पढ़ा था कल अपन ने, मैन, मटेरियल और मेथड। मैन में क्या आता है? लर्नर और टीचर। देखिए, इन ब्रीफ वी कैन से मैन, मेथड्स एंड मटेरियल, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इनको वन बाय वन एक एक करके पढ़ रहे हैं। पहला है स्टेटस ऑफ टारगेट, जो लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं। टारगेट लैंग्वेज का, अब देखो एक नया वर्ड आपके लिए, टारगेट लैंग्वेज मतलब क्या समझेंगे? द लैंग्वेज विच यू वांट टू लर्न, विच you want to acquire, that is known as target language। अब हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। अंग्रेज लोग अगर हिंदी सीख रहे हैं तो उनके लिए टारगेट लैंग्वेज क्या हो गई? हिंदी हो गई। हम अगर संस्कृत सीख रहे हैं तो टारगेट लैंग्वेज कौन सी हो गई हमारी? संस्कृत। टारगेट लैंग्वेज मतलब जो टारगेट है आपका सीखने का। अब ये लैंग्वेज फॉरेन भी हो सकती है, सेकंड हो सकती है, ऑल्टरनेटिव हो सकती है, लिंग्वा फ्रैंका। अब ये चीजें होती क्या है उनको समझने की कोशिश करें। फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है जो फॉरेन कंट्री की होती है। तो जापानीज जापान से होगी, रशियन रशिया से होगी, चाइनीज चाइना से होगी, इटालियन इटली से होगी, इंग्लिश इंग्लैंड से होगी या अमेरिका से होगी। तो एक लैंग्वेज जो हमारे देश की नहीं होती, फॉरेन कंट्री की। एक बात जिसको कम पर्पस के लिए सीखा जाता, लिमिटेड पर्पस के लिए। लिमिटेड पर्पस क्या? कि यदि हमें उन लोगों से बातचीत करनी पड़े तब बस, और हमारी लाइफ में वो काम नहीं आता। एंड इट लर्न सो दैट वी मे इंटरेक्ट टू द नेटिव पीपल ऑफ देयर कंट्री, उन लोगों के जो निवासी हैं नेटिव, उनसे बात करने, या तो हम वहां जाएं तब या वो यहां पर आए तब। क्लियर है बात आपको? ओके। हमारी, मैं आपको बता रहा था, हमारी गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट बनाया था CIEFL। फुल फॉर्म क्या बताई थी कल आपको मैंने? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश अलग मानी इसने और फॉरेन लैंग्वेज क्या मानी इसने? अलग मानी। यानी कि भारत में इसको इंग्लिश को दर्जा फॉरेन लैंग्वेज का नहीं दिया गया। अगर दिया होता तो इस इंस्टीट्यूट का नाम क्या होता? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। तो इंग्लिश भी इंक्लूड हो जाती। हाँ, यूनिवर्सिटी है ना, ये सारे फोनेटिक के कोर्स वोर्स सब ये कराती है हैदराबाद में। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो फॉरेन लैंग्वेज और इंग्लिश का कोर्स करवाती है। अभी शायद इसका नाम भी चेंज कर दिया इन्होंने, कुछ नाम चेंज किया है, पता नहीं, शायद इंग्लिश हटा दिया इसमें से, केवल फॉरेन लैंग्वेज ही कर दिया, कुछ नाम थोड़ा चेंज किया इन्होंने, कुछ चेंज कर दिया इन्होंने। लिंग्विस्टिक्स की वो है, ये यूनिवर्सिटी है। आपको कोई फोनेटिक का कोर्स करना हो, कुछ और कोर्स करना हो तो अवेलेबल करवाती है। इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस नेम दैट इंग्लिश इज नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज। नाम से क्लियर है कि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। सेकंड लैंग्वेज क्या होती है? देखो आप, ये भी एक फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज है। इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्या इंग्लिश फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज है क्या? विच इज यूज टू फॉर ऑल पर्पसेस, सारे उद्देश्यों के लिए यूज होती है। घर पर बातचीत करने के लिए, दोस्तों को टेक्स्ट करने के लिए, फिल्में देखने के लिए, गाने सुनने में, सब में काम आ रही है। इसलिए इसका दर्जा कौन सा हो गया? फॉरेन। लेकिन फिर भी मैंने कल कहा था कि हालांकि सारे पर्पस के लिए यूज तो नहीं होती है, कुछ कुछ यूज के लिए आप इसको नहीं भी करते। इसका दर्जा थोड़ा सा कम है सेकंड लैंग्वेज से, और फॉरेन लैंग्वेज थोड़ा सा ज्यादा है। फॉरेन कंट्री है विच यू लर्न फॉर ऑल पर्पसेस, जो आप सारे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। प्रैक्टिकली इंग्लिश नॉट सेकंड लैंग्वेज बिकॉज इट इज नॉट यूज फॉर ऑल। देखो, थ्योरेटिकली बात करें, एग्जाम की बात करें, और इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज क्वेश्चन पूछा जाए, तो पूछा गया भी है, तो आप आंसर लगाएंगे सेकंड लैंग्वेज। लेकिन प्रैक्टिकली आप मेरे को, अपने आप को देखोगे तो क्या हम हर पर्पस के लिए इंग्लिश को यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। मैं पढ़ाने के मीडियम इंग्लिश भी नहीं पढ़ा रहा इंग्लिश से, देखो आप, इसका मतलब हम सब पर्पस के लिए इसको यूज नहीं कर। ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज क्या होती है? ये कोई दूसरी लैंग्वेज होती है आपके खुद के देश की, अपने ही देश की कोई दूसरी लैंग्वेज है, विच यू लर्न फॉर लिमिटेड पर्पस, जो आपको सीमित उद्देश्यों के लिए सीखते हैं। अपने व्यापार के लिए, आप उस स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए, मान लो गुजरात में रह रहे हैं,
और गुजरात के बोर्ड में एग्जाम देने के लिए गुजराती भाषा आती हो तो आपको सीखनी पड़ेगी ना। वो कौन सी लैंग्वेज हो गई? एक ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज। क्या चीज है? ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज, ठीक है ना। ये कोई दूसरी भाषा हो सकती है, इसके लिए फॉरेन कंट्री की भाषा होना जरूरी नहीं है, हो भी सकती है अपने देश की भी, ठीक है ना। एक होती है लिंगुआ फ्रैंका, वो जनरली दूसरे देश की भाषा होती है, जो आप अपने या कोई एक दूसरी भाषा होती है, कॉमन लैंग्वेज कहते हैं उसको हम लोग, जो सब जानते हैं। और इंग्लिश के लिए लोग कहते हैं हमारे इंडिया में तो लिंगुआ फ्रैंका के रूप में भी। कि हमारे देश में मैंने कल बताया था कि अगर हम राजस्थान से केरला जाएं, तमिलनाडु जाएं, वहां के लोग अगर ये नहीं जानते हैं और हम उनकी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो दोनों की कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश, जो आप कम्युनिकेट करने के लिए आप सीखते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर लैंग्वेज कौन सी हो गई? अब आपको लैंग्वेज किस रूप में सीखनी? फॉरेन लैंग्वेज कम सिखाई जाएगी, सेकंड लैंग्वेज ज्यादा सिखाई जाएगी, ऑल्टरनेटिव लिंगुआ में भी थोड़ी कम सीखी, सेकंड लैंग्वेज में ज्यादा सीखी जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पर इंग्लिश को हम ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। आप तो चलो इंग्लिश के स्टूडेंट है इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रेड फर्स्ट का कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, वो भी इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। जीके में फर्स्ट पेपर में उनकी इंग्लिश आती है। आप 10th में थे, 12th में थे, इंग्लिश पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी आप लोगों ने? आप कॉलेज में थे तब भी इंग्लिश आई थी। तो ये चूंकि सेकंड लैंग्वेज है, इसलिए इसको ज्यादा सीखा और सिखाया। एक लिंगुआ फ्रैंका, ये कॉमन लैंग्वेज होती है which is used to interact with one another in country which has various languages। देश में एक से ज्यादा लैंग्वेज होती है, वहां पर आप कॉमन लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को सीखते हैं। ये लैंग्वेज कौन सी हो जाती है? लिंगुआ फ्रैंका, है ना। प्रैक्टिकली बात करें तो इंग्लिश क्या है? फॉरेन लैंग्वेज से ज्यादा है और सेकंड लैंग्वेज से कम है प्रैक्टिकली। एग्जाम के हिसाब से थ्योरेटिकली क्या है ये? सेकंड लैंग्वेज। तो कुछ पूछना चाह रही हैं आप? सुना नहीं, जोर से बोलो। को बोल रहे हो, उसी को बोल रहे हो, आप बीच में हेल्प मत करो। वेरियस, अलग अलग। जिस देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, केरल, मलयालम, कन्नड़, तो उस देश में कॉमन लैंग्वेज बना दी हमने इंग्लिश। कॉमन लैंग्वेज है कि नहीं है? इसलिए क्या बोलेंगे इसको आप लोग? लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका मतलब एक कॉमन लैंग्वेज which is used to interact with the people of the same country which has various languages। एक ऐसा देश जिसमें कई भाषाएं बोली जाती हैं, वो सब लोग अलग अलग भाषाओं को कैसे कम्युनिकेट करें आपस में, तो उसके लिए कॉमन लैंग्वेज बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया? इंग्लिश रखा, ठीक है ना। ये कह सकते हैं आप। कुछ लोग ये भी कहते थे, आगे ना बात, इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका। इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका, पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेज इंटरेक्ट इन कॉमन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। हमारे देश में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, तो कॉमन लैंग्वेज इन्होंने बना ली। एक लैंग्वेज कैसी हो सकती है? ए, पहला पॉइंट है फर्स्ट लैंग्वेज। देखो दो तरह की लैंग्वेज होती है। इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज कहेंगे कि सेकंड लैंग्वेज कहेंगे? सेकंड लैंग्वेज नाम आया ना भी, तो हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज क्या डिफरेंस। तो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, उसके दो तीन नाम और हैं। इसको आप नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं। नेटिव क्यों? मूल जहां के आप हैं वहां की, जिस जिले से, जिस गांव से आप आते हैं वहां की लैंग्वेज, है ना। तो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने पहली लैंग्वेज बोली, पहले जो शब्द बोले आपने, जिस लैंग्वेज के बोले वो फर्स्ट लैंग्वेज, तो आपके गांव की है तो नेटिव लैंग्वेज। मदर टंग क्योंकि आपने अपनी माँ से, अपने परिवार से अपने आप सीखी विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट, अपने एनवायरमेंट से, क्योंकि आपके चारों तरफ पूरे यूनिवर्स में वही लैंग्वेज चलती है, वो होती है फर्स्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग, या फिर होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज क्यों बोलेंगे इसको? बोल दो, मुंह खोल लो, मैं भी तो बोल ही रहा हूं। देखो, वी लर्न इट फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स। इसे हम कहां से सीखते हैं? किसी स्कूल में जाकर के, किसी कॉलेज में जाकर के, या अपने आसपास से ही? अपने आस
वी अनकॉन्शियसली लर्न इट, हम इसे कैसे सीखते हैं? अनकॉन्शियस, मतलब अचेतन दिमाग से भी सीख सकते हो, अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे आसपास बोली जाती है, हम खुद ब खुद उनको सीख। A language which is unconsciously learned is known as acquired language. क्वेश्चन पूछा गया है सेट के अंदर, एक्वायर्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? जो आप अनकॉन्शियसली सीखते हैं। अब जब आपका कब एग्जाम, आपका सीटेट का 20 अगस्त को। हाँ, तो अब तो ग्रामर भी ऑलमोस्ट आपकी कई चीजें हो गई थी, लिटरेचर भी हो गया आप लोगों का। ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्या इसके वहां पे? टोटल पेपर कितने का होता है? 150 में 15 क्वेश्चन ज्यादा हो गए। 15 क्वेश्चन इसके होंगे, आधा रोल है इसका। अपने रीट में 2 यूनिट है इसकी, 6 में से 2 यूनिट मेथड की होती है, 2 यूनिट लिटरेचर की होती है, और 2 यूनिट ग्रामर वामर और वॉकैब की। इसको एक्वायर्ड लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं एक्वायर्ड लैंग्वेज को? एक्वायर करते हैं अनकॉन्शियसली एफर्ट, ये हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हो, इस वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैंग्वेज इक्विजिशन। या आपने लैंग्वेज को क्या किया है? इक्विजिशन किया, एक्वायर किया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्सल मतलब आपके आसपास चारों तरफ होती है। ये नेचुरल होती है, नेचुरली सीखते हैं अपने आप बिना प्रयास के। इसमें कोई आपको रिक्वायर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती है कि बेटा ऐसे सीखो, ये लिखो, ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ती हमारे को। विदाउट कॉन्शियस एफर्ट्स, बिना चेतन के, दिमाग के, बिना प्रयासों के अपने आप आराम से सीख लेते। ये सब इसकी खास बातें हैं। इट इज मैटर ऑफ लेक्सिकल इडियोसिनक्रेसिस, मतलब जो लेक्सिकल मतलब वर्ड्स, इडियोसिनक्रेसिस मतलब हर आदमी अपने हिसाब से इंडिविजुअली सीखता है। आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, हो सकता है आपका पड़ोसी का बच्चा से आप अलग वर्ड्स बोलते हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि वो आपके घर में अलग चलता है। ये सब इडियोसिनक्रेसिस होता है। एक क्लास में कोई टीचर पढ़ाएगा तो सब एक जैसा सीखेंगे, लेकिन या तो हर घर में एनवायरमेंट अलग अलग है, सराउंडिंग्स अलग अलग है, तो उस वजह से लोग अपनी अपनी एक मदर टंग बनाते हैं, तो दूसरों से मिलती जुलती होती है, बट कुछ शब्द लेक्सिकल, कुछ वर्ड्स आपके ही होते हैं। आप सबका अलग स्टाइल है कि नहीं है? हर टीचर का अलग अलग स्टाइल होता है, सबके अलग वर्ड्स होते हैं। वो चीज कह रहे हैं, ये वही बात है। आपके खुद के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंडरस्टैंडिंग मॉर्फोलॉजी होती है, फोनीम्स, बोलने का तरीका अलग होता है। कोई कैसे बोलता है उस चीज को, कोई कैसे बोलता है, घर में भी होता है ना सर। देयर इज नेचुरल एनवायरमेंट फॉर लर्निंग मदर टंग। मदर टंग सीखने के लिए आपके आसपास क्या होता है? एक नेचुरल एनवायरमेंट तो ऑलरेडी क्रिएट हो। और कहते हैं अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सिखानी हो ना, तो यही नेचुरल एनवायरमेंट आपको तैयार करना चाहिए। सेकंड लैंग्वेज के लिए यही एनवायरमेंट आपको तैयार करना चाहिए। द मदर टंग इज स्पोकन इन द एनवायरमेंट क्रिएटेड बाय फैमिली एंड नेबरहुड। ये एनवायरमेंट बनाता कौन है? फैमिली, आपका पड़ोस, उससे बनता है। द चाइल्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लिसन्स टू हिज पेरेंट्स। बच्चा शुरू से क्या करता है? अपने पेरेंट्स को सुनता है, अपने पड़ोसियों को सुनता है, फ्रेंड्स को सुनता है, क्लासमेट्स को सुनता है, टीचर्स को सुनता है। सुनता 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 उसको लैंग्वेज वो आ जाती, इन सबको सुनता है, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, टॉकिंग इन दैट लैंग्वेज, क्योंकि वो सब क्या कर रहे हैं? इसी लैंग्वेज में बातचीत, तो अपने आप ही लैंग्वेज आ जाती है। अगर यही काम, यही नेचुरल काम आप क्लास में इंग्लिश का बना दें, तो घर पे ही माहौल इंग्लिश का बन जाए, तो सीख जाएगा। इसी वजह से कई अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल जो इंग्लिश सिखाने पर स्ट्रेस देते हैं, तो करते क्या है कि बच्चे को मना कर देते हैं कि आपको स्कूल में हिंदी बोलनी, हैव टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश। और कोई बोलता हो पकड़ा गया तो उसको फाइन लगाते हैं, वो पनिशमेंट करते हैं। बच्चे की जब मजबूरी होती है तो कुछ समय में वो इंग्लिश बोलना, क्योंकि उसके हर तरफ माहौल वही बना दिया। क्लियर है आपको? ये माहौल रहता है फर्स्ट लैंग्वेज सीखने का, मदर टंग सीखने का, होम लैंग्वेज सीखने का,
ठीक है ना, आपकी नेटिव लैंग्वेज। एनवायरमेंट बिल्कुल नेचुरल होता है पड़ोसियों से, परिवार के, फ्रेंड्स के, लोगों। अब दूसरी लैंग्वेज कौन सी है? सेकंड। तो हम क्या कह सकते हैं? फॉरेन लैंग्वेज। और क्या कह सकते हैं इसको? ए लैंग्वेज विच वी वांट टू लर्न, इसको हम सीखना चाहते हैं, और वो लैंग्वेज अपने आप सीख जाते हैं, और ये सीखना चाहते हैं। यू लर्न इट विथ कॉन्शियस एफर्ट्स। इसको कैसे सीखते हैं आप? कॉन्शियस एफर्ट के साथ। पूरा दिमाग लगाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, रूल्स, रेगुलेशंस, ग्रामर सब पढ़ते हो। दिस प्रोसेस इज नॉन एज लैंग्वेज लर्निंग। वो बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्वायर करते हैं और ये सीखते हैं। अधिगम होता है इसका। आप क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, फिर आती है। ठीक है ना? ये सेकंड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में पढ़ लिया कि आपकी लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, उसका स्टेटस क्या है। पहले तो हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि हम इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं ना, अब आगे ध्यान रखना कि इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज किसे कहते हैं, ये बात हमने पूरी कर ली। ये एक लैंग्वेज ऑफ फॉरेन कंट्री होती है, विच इज यूज फॉर ऑल पर्पजेस। इसको हम क्या करते हैं? सारे पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। और फिर हमने बात की कि सेकंड लैंग्वेज को हम कॉन्शियस एफर्ट के साथ सीखते हैं, इसको लर्निंग कहते हैं। क्या है ना बड़ी, लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। इसको हम टारगेट लैंग्वेज भी कह सकते हैं। वैसे तो कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो वो भी टारगेट लैंग्वेज ही होती है, बट इंग्लिश का स्टेटस हमारे यहाँ क्या है? सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज क्या होती है, तो सीख लिया आप लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नेचुरल एनवायरनमेंट, देखो मैं ऊपर जो बता रहा था ना, वही लाइन लिख दी मैंने यहाँ पे। ए नेचुरल एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स व्हाइल लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज। आपको बच्चे को अगर फॉरेन लैंग्वेज सिखानी है, तो अगर आप केवल बुक से सिखाओगे ना, बच्चे को सीखने में बहुत दिक्कत। तो आप क्या करो, उसके आसपास का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो उस फॉरेन लैंग्वेज का बनाओ। कैसे बनाओगे? टीचर इंग्लिश में पढ़ाए, स्टूडेंट इंग्लिश में सुने, इंग्लिश में बोले, जो पीयर्स है, उसके जो साथी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो भी इंग्लिश बोलें, और पेरेंट्स को भी घर पे यहाँ स्कूल बुलाया जाए, उनको बताया जाए कि आप भी यही लैंग्वेज घर पे बोलो, ताकि बच्चा आपका जल्दी सीखे। करते भी ऐसा, अच्छे स्कूल वाले बताते भी हैं। वो पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं कि पेरेंट्स को भी इंग्लिश आती कि नहीं आती। नहीं आती तो बच्चों का एडमिशन नहीं लेते, क्योंकि उनकी वजह से क्लास का माहौल पूरा खराब होता है। अगर आप इंग्लिश से सीखना चाहते हो, वो कंपलसरी करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट नेचुरल बनाना पड़ेगा। और ये कैसे बना सकते हैं आप, वो तरीके देखिए। टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन द फॉरेन लैंग्वेज इन द क्लास, प्लेग्राउंड एटसेट्रा। ये नोट्स आपको बहुत अच्छे लगेंगे। जो सिंपल लैंग्वेज है, सारे क्वेश्चन आपके रीड के, ग्रेड थर्ड के, ग्रेड सेकंड, अपने नोट से बाहर नहीं। अब तक अब तक अब आगे कोई एक दो क्वेश्चन नहीं आ जाए, बात अलग, कवर होंगे पूरे। ऐसे बना सकते हैं क्या माहौल हम लोग? बना सकते हैं। दूसरा, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू कन्वर्स इन ओनली फॉरेन लैंग्वेज। बच्चों को एनकरेज करो कि वो केवल किसमें बोले? फॉरेन लैंग्वेज। बिकॉज टू मेक अ लैंग्वेज नेचुरल इट मस्ट बी स्पोकन। आपको कहता भी, आप अगर मानते नहीं बात, किसी भी लैंग्वेज को अगर नेचुरल बनाना है तो बोलने से। जब तक नहीं बोलोगे, जब तक नहीं सुनोगे, यू कैन नॉट लर्न द लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज। बहुत जरूरी है। अरेंजिंग द स्टूडेंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। स्टूडेंट्स को अरेंज करो कि भाई तुम आपस में बात करो, इंग्लिश में बात या फॉरेन लैंग्वेज में बात। इन चीजों से आप स्टूडेंट्स की क्लास में नेचुरल एनवायरनमेंट बना सकते। क्या आपको बीएड में बताया गया था कि आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए? लेसन प्लान ही नहीं हुआ, आपका लेसन ही नहीं हुआ, चश्मा क्यों उतारती है? मैं जो चश्मा पहन के आया था, अजीब लग रहा था कि मैं, ये लगता है तो आदमी जो सर रहता है ना, उसे दिखता है तो। कई बार ऐसा हुआ, कोरोना के बाद की बात बता रहा हूँ आपको मैं। कई लड़कियां, उन्होंने, कोरोना चल रहा था, 21 की बात है, दोबारा क्लास शुरू हुई, इसके अंदर हमने क्लास ली, कुछ क्लासेस, फिर वापस कोरोना लग गया वापस।
या पहले कोरोना से पहले बैच चल रहा था, वापस लगा, फिर वो 6 महीने बाद 3 जो भी 3 महीने 4 महीने लगा, जो अब वो मास्क पहन के आ रहे हैं, नमस्ते सर, पहचाने। कई बार ऐसा हुआ कि क्लास में मास्क में पढ़ते थे, कोरोना खत्म हो गया, कंपलसरी था पहले तो, और बाद में मिले, नमस्ते सर, तुम कौन? अरे सर मैं क्लास। अरे मास्क का चेहरा अलग होता है और बिना मास्क वाला चेहरा अलग होता है, चश्मे भी वैसा ही होता है शायद। चलो, एक बात हो गई लैंग्वेज का स्टेटस, ये पहला पॉइंट खत्म हुआ है, पूरी लैंग्वेज की बात हो गई। मैंने कोशिश किया कि यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी चीजें बन सकती थी मैंने यहाँ सारी एक साथ डाल दी, और समझ भी लिया अपन लोगों ने। दोबारा पढ़ेंगे आपको समझ में आ भी जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं। 5-6 पॉइंट थे ना, लैंग्वेज, लर्नर, टीचर, टेक्स्ट बुक, ग्राउंड रियलिटीज, वो सारे पॉइंट्स डिस्कस। दूसरा लर्नर, लर्नर में देखो आप 2-3 चीज देखेंगे, एक देखेंगे उसकी एज, एक देखेंगे उसका सेक्स, एक देखेंगे उसका मोटिवेशन क्या है। पहले एज में देखते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो ग्रामर के रूल समझाने की जरूरत उसको, छोटे बच्चों के लिए सिखाया जाता है, मे आई कम इन सर, दैट्स इट। क्या उसको ये बताया जाता है क्या बेटा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बताया जाता है क्या? और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये जो मे है ये एक मॉडल है, और ये मॉडल परमिशन के लिए यूज होता है, और कौन सी परमिशन? ऑफिशियल, फॉर्मल। इतनी बातें अब एलकेजी के बच्चे को बताओगे क्या? वो माथा पकड़ लेगा, उसको ऐड करने की सोचेगा, स्कूल नहीं आएगा, पागल हो जाएगा, इतने नियम उसको पढ़ाए नहीं जाते। लेकिन जो बड़े स्टूडेंट हैं, एडल्ट, आप जैसी उम्र के लोग, उनको ग्रामर के रूल्स बताना क्या होते हैं? जरूरी। वो बताओ ये क्यों बना ऐसा, क्यों ऐसा हुआ। सेक्स, अगर मेल है तो पढ़ाने के तरीके अलग होने चाहिए, और फीमेल है तो पढ़ाने के तरीके अलग। आप लड़कियों को उठपटांग कुछ नहीं बोल सकते, उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, उनको पीट नहीं सकते, ठीक है ना, उनको मार नहीं सकते, कि पीठ नहीं थपथपा सकते। इन सब से आप पर आरोप लग जाएंगे, क्योंकि वो डेलिकेट होती हैं, सेंटिमेंटल होती हैं। इस वजह से टीचर उनसे दूरी बना के रखता है, और ऊटपटांग उनसे बातें नहीं करता। अगर वहीं लड़के हों तो सारे एक अलग ही माहौल, केवल लड़के हैं तो अलग माहौल, लड़के और लड़के हैं तो अलग। आपको देखना पड़ता है किस एज के, किस सेक्स के बच्चे, ठीक है ना। हालांकि मुझे लगता है कि मेरा तरीका अलग रहता है पढ़ाने का। मैं क्लास में टीचर का बन जाता है। हमारी क्लास में तब ये हो गया कि जनरली लड़कियां ही होती हैं, पहला बैच है जिसमें 100% लड़कियां हैं, 100% लड़कियां हैं। आओ खैर वो, अगर ऑनलाइन ऑनलाइन देख रहा है लाइव तो बात अलग है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। क्लास सामने जो बैठी हैं, ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं, वही है। एक मोटिवेशन होता है, देखो बहुत अच्छी चीज है, लैम्बर्ट और गार्डनर, ये बातें पढ़ रहे हो ना आप, ये सब काम आने वाली हैं आपके आगे आने वाले मेथड्स। सब कुछ याद, और याद नहीं भी रखोगे ना तो मैं इतना रिपीट करूंगा कि याद ही रहेंगी सब, बट फिर भी याद रखना इस पहले वाले चैप्टर को आप। लैम्बर्ट और गार्डनर ने कहा कि आपको इंग्लिश सीखने के 2 मोटिवेशन हो सकते हैं, या किसी भी चीज को सीखने के 2 मोटिवेशन। एक तो होता है इंस्ट्रूमेंटल, एक साधन के रूप में, कि भैया अंग्रेजी एक साधन है परीक्षा पास करने, इसलिए पढ़ने। 9th में, 10th में, 11th 12th में लोग इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? तो 100 नंबर का पेपर है, नहीं पढ़ेंगे तो सप्लीमेंट्री आ जाएंगे, फेल हो जाएंगे। केवल इसलिए पढ़ना होता है अगर, तो फिर उसमें कम पढ़ाई जाती है। उसमें केवल एक ही पर्पज होता है, जस्ट टू पास द एग्जाम एनी हाउ, कैसे भी करके परीक्षा पास करें। या फिर आप टीपो, सामने आप पर्रे रखो, केवल परीक्षा पास कर। एक डिग्री लेनी है, हार्ड में जाए शिक्षा ज्ञान, अपने को केवल बस डिग्री लेनी। तो आपका फिर मोटिवेशन क्या है? और जब मैं पढ़ता था ना, मेरा पहले दिन से यही मोटिवेशन था कि मुझे इंग्लिश पढ़ानी, क्योंकि इंग्लिश पढ़ानी है, तो मेरा मोटिवेशन अलग था। अभी मैं सुबह, आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 बजे जाता हूं यहां, 10 से 4 मैं कंटिन्यूअस पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं मैं? मेरा जो मोटिवेशन है ना, वो क्या है, आने वाले टाइम में तो इंग्लिश में अपने को कोई कमजोर ना कह दे, यार ये टीचर हल्का है। आपका नाम अच्छे टीचर्स में होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबसे अच्छा बन जाऊंगा, ये सारे स्टूडेंट मेरे पास आएंगे, क्योंकि आपका एक स्टाइल अलग होता है, कि फैन फॉलोइंग अलग होती है।
तो वो सबके पास जाते हैं, अलग अलग टीचर, अलग अलग उनके स्टूडेंट्स होते हैं। आप उनको यहाँ नहीं ला सकते, आपको अब शायद वो नहीं ले जा सकते। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये चीज होती है। तो आपका मोटिवेशन वो है, यार मुझे ऐसा पढ़ाना है, मेरा स्टूडेंट ना कभी भी ये फील ना करे कि यार हम लोग केटीएन से और हम कमजोर हैं। ये नहीं होना चाहिए। यार मतलब हमें अच्छा पढ़ाया गया, हम जानते हैं, लोग आपकी इज्जत करें, यार उनसे पढ़े हुए मतलब इनको ज्ञान तो होगा, ये हल्के नहीं, इनको हल्के में नहीं लेना। वो चीज होनी चाहिए। एक स्टूडेंट अपने टीचर की इज्जत बनाता है मार्केट के अंदर, अपने रिजल्ट से, अपने बोलने से, अपने सब्जेक्ट के नॉलेज से। आपकी बेइज्जती होती है तो किसकी बेइज्जती होती हो? टीचर की। नहीं बोलता क्या? जैसे जब कोई लड़की शादी बाज जाती है, तेरे घर वाले, तेरी माँ ने तेरे को कुछ नहीं सिखाया क्या? और ऐसे आप कहीं स्कूल में जाओगे, कहीं बोलोगे तुम्हारे स्कूल में कुछ नहीं सिखाया क्या, तुम्हारे मास्टर ने कुछ नहीं सिखाया गया क्या, ऐसे लोग बोलते ही नहीं बोलते हैं? तो वो चीज होती है। आपका मोटिवेशन क्या है? क्या केवल इंस्ट्रूमेंटल है परीक्षा पास करना, या इंटीग्रेशनल है? इंटीग्रेशन मतलब पूरा समग्र ज्ञान। इंटीग्रेशनल मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी में इंग्लिश आ जानी चाहिए, इंग्लिश में सोचने लग जाएं, इंग्लिश जैसे लोगों की तरह बात करने लग जाएं, उनकी तरह खाने लग जाएं, उनकी तरह पहनने लग जाएं। आप में कहते हैं ना कि आपकी एजुकेशन आपके स्टेटस को बनाती, आपकी पढ़ाई आपकी पर्सनैलिटी को बनाती। जो मैंने कल की क्लास में पढ़ा था, इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी, वो होता है इंटीग्रेशनल। हर पर्पस के लिए सीखते हैं, कल्चर, लाइफ स्टाइल, फॉरेन कंट्री की पूरी आपके अंदर आ जाए। ये तरह कपड़े पहनने का तरीका, बालों को सजाने का तरीका, आपका घर का डेकोरेशन, तो आपने पढ़ा है वहां पे, आपने पढ़ा है कि यार उनके घर जो है ना कांच के बने होते हैं जनरल, खिड़कियां दीवारें कम होती है उनके, जनरली कांच के होते हैं, पर्दे लगाते हैं उसमें, अपनी तरह डर नहीं होता कि चोरी करने कोई आ जाएगा। मतलब मैं, आप देखना कोई फिल्म देखना, इंग्लिश फिल्म में, ये जो लोग आप घूमने जाते हैं तो पूछना, उनके घर जनरली ना आपको बहुत सारी विंडोज मिलेंगी, क्योंकि उनके बाहर इतने खूबसूरत नजारे होते हैं देखने के लिए, पेड़ होगा, फूल होंगे, आप पर्दा हटाओ, धूप चाहिए उनको, धूप की सबसे बड़ी जरूरत है उनको, क्योंकि धूप नहीं होती उनके, तो घर में धूप आनी चाहिए, उनकी स्किन प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से। अपने धूप से बचने के लिए अपने खिड़की खोलते ही बाहर बदबू आ रही है, वो सुअर पड़ा हुआ है, वो गंदी नाली है, मच्छर आ सकते हैं अंदर, तो हम क्या करते हैं जनरली पैक रखते हैं चीजों। कल्चर वहां की है, जो लोग उस कल्चर में रहते हैं ना, वो वैसा अपना घर बना लेते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे खाना खाते हैं, वो है इंटीग्रेशनल। तो अगर आपका मोटिवेशन इंटीग्रेशनल है तो आप वही गाने सुनेंगे, आप नॉवेल्स पढ़ेंगे, आप कहानियां खुद पढ़ेंगे पूरी, आपके सिलेबस में है नहीं है फिर भी आप नॉवल पढ़े जा रहे हैं। और एक आपका केवल परीक्षा पास करना, तो सिलेबस में आपका जो नॉवल है आप उसी को नहीं पढ़ रहे, किताब उठा के नहीं देख रहे, मैं यूट्यूब पे देख लेती हूँ कोई क्या कह रहा है, 15 मिनट सुन लूंगी तो मैं वही लिखे आऊंगी। ऐसी थोड़ी पढ़ाई होती, तो इंस्ट्रूमेंटल है, ज्ञान नहीं मिलेगा इससे आपको। अगर बच्चे का उद्देश्य इंस्ट्रूमेंटल है तो कम पढ़ाओगे ज्यादा पढ़ाओगे, अगर बच्चे का उद्देश्य इंटीग्रेशनल है तो अब आपको टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है? कि आपका उद्देश्य इंटीग्रेशन, हाँ आप चाहते हैं कि कमी ना रह जाए, सारा कोर्स हो, सब बातें हो। टीचर, टीचर क्या होता है? एक लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा हो। लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ऑर्केस्ट्रा होता है संगीत, म्यूजिक बैंड, उसमें जो लीडर होता है ना, जैसे वो हाथ करता है इस तरह से करेगा तो धुन उस तरह से आगे बढ़ेगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, हाई पिच, लो पिच। ऐसे क्लास में टीचर ने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। टीचर लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा होता है जनरली, अगर वो कॉम्पिटेंट होता है। और फिर डिपेंड करता है मेथड क्या है, कुछ मेथड में टीचर ही इंपॉर्टेंट होता है, कुछ मेथड में स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आजकल चल रहा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, CLT, वहां स्टूडेंट्स लर्नर सेंटर्ड हो, उसमें टीचर केवल एक गाइड है, उसमें टीचर केवल एक फैसिलिटेटर है, सहायता करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, काउंसलर है, कोच है, फ्रेंड है। तो टीचर पुराने टीचर की तरह नहीं रहा, अगर वो बनेगा तो नहीं पढ़ा पाए। बदलाव काफी कुछ हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, आप अपनी क्लास में माहौल देखते होंगे, कभी कभार आपको डराया जाता है, वैसे आप डर बेखौफ है आप लोग, कि अगर पता है टीचर ज्यादा डांट जमाएंगे ही नहीं,
माहौल हो गया, नाराज हो जाएंगे। पहले के स्टूडेंट को टीचर खूब पीटता था, मारता था, सजा देता था, अब वो चीज नहीं रही। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी लीडर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते कंप्यूटर से, ऑनलाइन क्लास से, फिर भी रहेगा वो। ये वो चीज कह रहा है। ऑर्केस्ट्रा है, टीचर अगर टीचर कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट बहुत अच्छा वर्ड है तो बार बार आएगा। कॉम्पिटेंट मतलब होता है एक्सपर्ट, निपुण, परफेक्ट, मास्टर, अपने सब्जेक्ट का मास्टर। अगर टीचर निपुण है, कॉम्पिटेंट है, ही कैन एक्सप्लेन और टीच विथ चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। फिर उसे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, एक ब्लैक बोर्ड दे दो, एक चौक दे दो, पढ़ा देगा। टीचर्स रोल डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, लर्नर एंड मैथड। मानते हैं इस चीज को आप? लैंग्वेज कौन सी सिखानी है? हिंदी, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, इस पे उसका तरीका बदल जाएगा। लर्नर कौन है? छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, मेल, फीमेल, इंस्ट्रूमेंटल सीखने वाला, इंटीग्रेशनल सीखने वाला। और मेथड कौन सा? जैसा मेथड अपनाएगा उसका रोल वैसे हो जाएगा। जैसे मैं बताऊं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पुराना मेथड है, उसमें टीचर बहुत इंपॉर्टेंट। सारा काम टीचर का, स्टूडेंट केवल पैसिव लिसनर हो, केवल सुनता है बस। अपने सरकारी स्कूल के टीचर्स को याद करो आप, जब आप पढ़े थे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाते थे अपने को। क्लास में टीचर आता था, किताब उठाता था, वही पढ़ाता था बस। ये लेसन खोलो, ये लिख लो, ये क्वेश्चन से कर लाना, ये वोकैब याद कर लाना, कल पूछूंगा, डांटूंगा, डंडे मारूंगा। वोकैब सिखा रहा है, ग्रामर सिखा रहा है, ट्रांसलेशन करवा रहा है, सारा काम कौन कर रहा है? टीचर ही कर रहा है। लर्नर का कोई बोलने वाले काम वहां पर ज्यादा नहीं। Some methods are totally depend on the teacher as a source of knowledge and direction. जैसे टीटीएम में होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, वो लीडर होता है ऑर्केस्ट्रा मेंबर का, थेरेपिस्ट टू पेशेंट, कोच टू प्लेयर, सब काम वो करेगा। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जहां टीचर का रोल कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक की तरह, जो अभिक्रिया शुरू नहीं करेगा, वो बीच में बस आएगा और आपके सीखने के प्रोसेस को कम या ज्यादा करेगा। कैटलिस्ट उत्प्रेरक की तरह होता है। कंसल्टेंट एक कंसल्ट देने वाला हो, बस केवल आप कर तो खुद ही रहे। जैसे सीएलटी है ना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, उसमें ये कहते हैं कि बच्चा खुद बोलेगा, कॉग्निटिव थियरी होती है वो, अपने दिमाग से खुद बच्चा बोलेगा, सीखेगा। टीचर बीच बीच में उसको कंसल्ट करेगा, बेटा देख तू यहाँ गलत बोल रहा है, थोड़ा सा ऐसे कर। वो खुद लिखवा के नहीं देगा कुछ, बच्चा अपने आप करेगा। कंसल्टेंट है, वो गाइड है, वो मॉडल है, वो फ्रेंड टू फ्रेंड है, कलीग टू कलीग है। इस तरह से बिहेव करेगा एक टीचर। कुछ मेथड में क्या बन जाएगा? वो कोच की तरह, उसी की चलेगी। डॉक्टर की तरह वो बन जाएगा लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। तो देखना पड़ेगा कौन सा मेथड है, क्या तरीका है, सब चीजें इन पर डिपेंड करता है, लैंग्वेज पे, लर्नर पे और मेथड। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टीचर का रोल इनमें से किन चीज पर डिपेंड करता है? इन पर नहीं करता, लर्नर पे करता है, मेथड पे करता है और लैंग्वेज पे। ठीक है ना? टीचर्स आर नॉट थियोरेटिकल पीपल, दे आर एक्चुअली प्रैक्टिकल पीपल हु मेक थियरी ऑफ बुक्स इजी एंड इंटरेस्ट। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार रीट के अंदर, आरटेट में या रीट में, कि टीचर का रोल क्या है? क्या टीचर को ये जो कंप्यूटर है, ऑनलाइन क्लासेस है, क्या रिप्लेस कर सकते हैं क्या उसको? क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो थ्योरी होती है ना, बुक्स की आपकी थ्योरी जो लिखी हुई है, ये थ्योरी आप खुद पढ़ते ना, भले आप इसका हिंदी समझ जाते, लेकिन इसकी जो सॉल है ना, आत्मा, आप वो नहीं समझ। अभी जब मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश की कठिन चीज पढ़ रहे हैं कोई, आपको लग रहा है सर खड़े हैं, बात कर रहे हैं, अपने अपनी बातें बता रहे हैं हिंदी में ही, समझ में आगे क्या लिखा, अच्छा ये लिखा हुआ था तो आता है, ये लगने लगेगा आपको। आपको लगेगा कि हमने मेथड तो ऐसे पढ़ लिया, बस बस मतलब हो गया है तो ऐसे ही। तो टीचर क्या करता है, आपको उस थियरी के साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता है, और आगे देखना खूब एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। इससे वो जो थियरी है ना बुक्स की, वो इजी और इंटरेस्टिंग हो।
किताबें हैं जो लिखे हुए नोट्स ये आपके लिए इजी हो जाएंगे जब आप बात सुनेंगे। अच्छा यार समझ आता है कि लैंग्वेज क्या होती है, टीचर क्या है, ये तो वही तो बातें हम जानते हैं। जो मैं बातें बोल रहा हूँ हिंदी में आप सब जानते नहीं जानते हैं, वो तो इंग्लिश में लिखी हुई। टीचर का ये काम होता है, वो थियोरी को आपके लिए इजी बना दे, इंटरेस्टिंग बना दे। तो इसलिए टीचर को जो है ना, ये थियोरेटिकल पीपल नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल पीपल है जो थियोरी को प्रैक्टिकल करके समझाते। इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एक टीचर के 3 रोल होते हैं, डायग्नोस्टिक, प्रेस्क्रिप्टिव और रिमीडियल। डायग्नोस्टिक क्या होता है? ये आपकी स्टूडेंट की कमजोरी को पहचाने, उसकी कमजोरी को ढूंढेगा। मेरा स्टूडेंट यहां कमजोर, जब उसको पता लग गया कि मेरा स्टूडेंट यहां कमजोर है, फिर इसको प्रिस्क्रिप्शन देगा, सलाह देगा, बेटा तू ऐसे पढ़ ले, ये काम कर। और फिर जब बच्चा पढ़ेगा, उसको रिमीडियल को फिर चेक करेगा इवोल्यूशन करके, और अगर कोई बीमारी लगी उसे पकड़ में आ गई तो फिर उसका इलाज भी करेगा, वो निदान करेगा, है ना। तो 3-4 काम उसके होता है, डायग्नोस्टिक, प्रेस्क्रिप्टिव, रिमीडियल। रिमीडियल मतलब क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण। मेरा स्टूडेंट यहाँ कमजोर है, तो मैंने सलाह दी थी, भी नहीं सीख पाया, इसका मतलब इसमें कोई कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर कर। ये आगे आपके सिलेबस में एक रिमीडियल टीचिंग के नाम से, मैं वैसे तो ग्रेड 3 में होती है और थोड़ा सा मैंने उसको यहाँ भी डाल रखा है। रिमीडियल आपका एक टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन और इवैल्यूएशन, लास्ट का टॉपिक जो है। और प्रेजेंटेशन में एक इनिशियल प्रेजेंटेशन होता है, एक रिमीडियल प्रेजेंटेशन। वहां पर इस टॉपिक को मैंने पूरा ही पढ़ा दिया। यहाँ कम वैल्यू का है, रीट में तो पूरा प्रॉपर टॉपिक है, वहां पे भी काम आ जाएगा। ये सारा पढ़ लोगे ना आप, फिर आपको रीट के एग्जाम देने में दिक्कत नहीं आएगी, सारा कवर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक, ये लर्नर के लिए क्या है दोस्तों? बाइबल। लर्नर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट व्हेन द टीचर इज नॉट कॉम्पिटेंट। बुक का रोल ज्यादा बढ़ जाता है जब टीचर कॉम्पिटेंट नहीं। कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट, परफेक्ट, निपुण, अडेप्ट। एक बुक के क्या क्या फायदे होते हैं? इट हैज ऑल रीडिंग मटेरियल, एक तो इसमें सारा रीडिंग मटेरियल मिल जाता है आपको, ये फायदा होता है। टीचर को छोड़ भी दे तो किताब में मिल जाएगा आप लोगों को। इट हैज स्पेसिफिक ग्रेडेड वोकेबलरी, तो वोकैब कैसे होती है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू हार्ड, बोलते हैं ग्रेडेड, छोटे लेवल से बड़े लेवल की। इट हैज रूल्स ऑफ ग्रामर, इसमें ग्रामर के रूल्स भी होते हैं। इट हैज सम न्यू वर्ड्स, नए नए शब्द होते हैं। और देखो आप, इट मेक्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश सिस्टमेटिक, ये इंग्लिश की टीचिंग क्या बना देती है? सिस्टमेटिक बना देती है। इट इट चेक्स, फिक्स नहीं हो, तो नहीं है क्या आपके? चेक्स, ये लिख लो फिर आप लोग। इट चेक्स द टीचर फ्रॉम गोइंग एक्स्ट्रे, ये चीजों को आपको भटकने नहीं देती है, किताब आपको एक पॉइंट पे रखती है। इट फैसिलिटेट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ स्टडी, ये खुद सीखने को आपको वो मोटिवेट करती है। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल आ सकते हैं कि बोलना सीख सकते हो क्या आप किताबों से? किताबों से बोलना नहीं सीख सकते, बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल विल नॉट बी स्ट्रेंथन बाय यूजिंग टेक्स्ट बुक एज मटेरियल ऑफ टीचिंग, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। कौन सी लाइन लिखी हुई नहीं है? सारी लाइन लिखी हुई नहीं थी क्या? 3-4 बाद में किसी क्वेश्चन देके पॉइंट बनाया हूं मैंने, लिख लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़े जी। ग्राउंड रियलिटीज,
ग्राउंड रियलिटीज में क्या चीज आएगी? एम्बियंस। एम्बियंस मतलब चौक, ब्लैक बोर्ड, ये तो है ही, साथ में जैसे कोई टेक्स्ट बुक है ना, कुछ फोनेटिक लैब है, नाइस एटमोसफियर मतलब एसी लगा दिया, फर्नीचर लगा दिया, कारपेट बिछा दिया, पर्दे लगा दिए क्लास में, वो चीजें क्या होती हैं? एक नाइट एटमोसफियर तैयार करती है। वो सब चीजें कॉस्मेटिक इफेक्ट और चीजें को बढ़ाने के लिए, क्लास की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो तो क्या होती है? टेक्स्ट बुक हो जाए, चौक हो जाए, ब्लैक बोर्ड, ये तो ट्रेडिशनल चीजें। अब चीजें आजकल बढ़ने लगी हैं, ज्यादा होने लगी हैं, तो ये कॉस्मेटिक चीज। कहना चाह रही हैं आप? हाँ, मुझे तो बोलो, क्लास लाइव बनती है इससे। एसी है, लाइट है, पर्दे लगे हैं, उसमें कंप्यूटर होगा, वो शब्द डाला आपने और वो आपको प्रोनाउंस करके बताएगा। लिंगुआ फोन कान में लगाया ऐसा और आपने साउंड सुने, तो बोलते क्या है इसको? बच्चों को क्लास से एक प्रैक्टिकल क्लास होती है, तो लैंग्वेज लैब में ले जाया जाता है। आजकल अभी कल परसों अखबार में भी आया था, गहलोत साहब कह रहे हैं कि सब हमने स्कूल में हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए हैं और कई स्कूल में हमने लैंग्वेज की लैब स्टेब्लिश कर दी। लैंग्वेज लैब, मान लो आप तो बड़े हो गए स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हैं? अपने जो मोबाइल में जाओ, गूगल करो, शब्द को सुनो, वहां पे स्पीकर होता है ना, बार बार सुनो, और वो कम समझ में आता है तो फोनेटिक सीख लो, जो क्लास में होंगे भी यहाँ पे, तो आज किसी भी वर्ड का आप सही प्रोनाउंसिएशन सुन करके या पढ़ करके समझ सकते। वो होती है मतलब अपने प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, वो फोनेटिक लैब जो आपके प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करेगी। एक टीचर कैन यूज टीचिंग एड ग्राउंड रियलिटीज में, कॉस्मेटिक चीजों में, चौक वॉक तो डस्टर तो है, साथ में वो कोई पोस्टर ले आए, कोई टेप रिकॉर्डर सुना दे आपको, फिल्म दिखा दे ना, इंग्लिश की कोई मूवी दिखा दी, तो आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहे हैं, वोकैब ठीक हो रही है, तो मैगजीन, वो सब चीजें तो टीचिंग एड्स होते हैं। इसमें कुछ तो होते हैं जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, ये तो कैसे एड्स हैं? ऑडियो और वीडियो, मतलब आपको भी सकते हैं इसमें और आप देख भी सकते हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, ये किस तरह के होंगे? केवल सुनने के हैं। और विजुअल एड्स की बात करें तो ब्लैक बोर्ड, पोस्टर्स, मॉडल्स, फ्लैश कार्ड्स, मैगजीन, ये सब क्या होते हैं? विजुअल एड्स। विजुअल मतलब देखने का, ऑडियो मतलब केवल सुनने का, और ऑडियो विजुअल मतलब दोनों काम हो। These are cosmetic effects which creates nice atmosphere for teaching and learning. मानते हो इस चीज को आप लोग? इन इंडिया वी आर फेसिंग लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। इंडिया में हम लोग लैंग्वेज लेबोरेटरी को की कमी को फेस कर रहे हैं। देखो आप ही क्या पूछ रहे हैं, होती क्या है साहब? फोनेटिक लैब क्या होती है? मतलब आपने देखी नहीं, स्कूल में थी नहीं, कॉलेज में थी नहीं आपके, तो भारत में कमी है। दिस इज द रीजन वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन, इसी की वजह से कि हमारे प्रोनाउंसिएशन समझने में, बोलने में हमें दिक्कत आती है। आप देखना इंग्लिश मूवी जब देखते हो ना, बिना सबटाइटल के उनको समझना क्या होता है? मुश्किल होता है। इंग्लिश गाने जब सुनते हो, आप उनको पकड़ नहीं पाते हो, केवल एक म्यूजिक आता है ना उसके अंदर, बस केवल उस चीज को पकड़ पाते हो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आप लोगों के? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश आपके नोट्स में है ना ये, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सेकेंड लैंग्वेज को सिखाना आसान तो है नहीं, फॉरेन लैंग्वेज को सिखाना, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेंगे? कुछ सिद्धांत अपनाने। ये सिद्धांतों को अपनाओगे तो आपकी लैंग्वेज हैबिट लेवल पे आएगी। और सुनो, लोग कहते हैं कि कोई भी लैंग्वेज तब तक लैंग्वेज नहीं होती जब तक वो आपकी आदत में शुमार ना हो। आदत मतलब, आदत क्या होती है? उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप हो जाती है, उसकी आदत है ऐसा करना। ऐसे इंग्लिश बोलना आपकी आदत पड़ जाए कि आपसे खुद ब खुद इंग्लिश निकले, जैसे कुछ शब्द आपकी आदत बन चुके हैं, सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू, क्या आप सोचते हैं उसके लिए? अपने आप आ जाते हो। आप मान लो बस में हैं और आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, किसी के पैर पे पैर रखा गया, तो आपसे अपने आप क्या निकल जाएगा? सॉरी। सोचना नहीं पड़ता उसको, वो आदत है। और ऐसे ही आपकी आदत पड़ जाए। लोग कहते हैं कि आपको इंग्लिश आ जाएगी जिस दिन, मान लेना जब आप रात को सपने भी अंग्रेजी में देखो। सपने अंग्रेजी मतलब किसी अंग्रेज के सपने नहीं देखने हैं। सही बहन, मेरे कल अंग्रेज सपने में आया था, हाँ, मजा आ गया मेरे को तो।
वो नहीं, अंग्रेज नहीं, अंग्रेजी बोले आप उसमें खुद ब खुद, वो होती है अंग्रेजी, वो होती है लैंग्वेज। आदत में आ जाए, अपने आप बोल सकते। और वो कैसे आएगी? प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए कुछ सिद्धांत अपनाने। दो तरह के सिद्धांत बोलते हैं, एक तो जनरल लिंग्विस्टिक्स, भाषा से रिलेटेड, इंग्लिश भाषा है, उसके कुछ नियम है सीखने के, वो अपनाओ। एक साइकोलॉजिकल, जो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में काम आते हैं, साइकोलॉजी वाली, जो साइकोलॉजी बताती है, उन चीजों को अपनाओ। तो ये कह रहा है कि हैबिट लेवल पे आए, और सेकंड लैंग्वेज को अगर सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, आपको उस प्रोसेस में ये अपनाना पड़ेगा कि पहले लिसनिंग हो बच्चों की, फिर क्या हो, स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। ये तो फंडामेंटली लर्निंग में सब प्रोसेस में आता है। कोई भी लैंग्वेज बच्चा कब सीख पाएगा? जब पहले लिसनिंग करे, फिर वो स्पीकिंग करे। मतलब आपको क्लास में वो नेचुरल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा कि बच्चा इंग्लिश सुने। जब तक सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट डज हैपन, ऐसा होता है। जैसे इसमें क्या बता रहा है, देखो, दो एस्पेक्ट है। तो लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब जो भी लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश के कुछ नियम है कि भाई इसके लेटर 26 हैं, साउंड्स 44 हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ शब्दों को साइलेंट रख देते हैं, इसमें हाई पिच, लो पिच होता है, स्ट्रेस होता है। तो भैया वो हिंदी में नहीं होता, तो आपको इंग्लिश में चीजें अपनानी पड़ेंगी। इस लैंग्वेज की डिमांड है वो, कि आपको लैंग्वेज खूब बोलनी पड़ेगी, इसका एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा। उसके चक्कर में इसके कई सिद्धांत बनते हैं, ताकि आपको ज्यादा नेचुरल एनवायरमेंट बन सके, लिसनिंग और स्पीकिंग हो सके। इसके अलावा एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। साइकोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजी कहती है, और अभी कह रहा है टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज द डिजायर्ड गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी अचीव। अगर आप इन टीचिंग इंग्लिश के प्रिंसिपल को ध्यान में रखोगे तो आपको लैंग्वेज आ जाएगी। आपको ध्यान है, रीट में सिलेबस में है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ये यूनिट है, यूनिट नंबर 5 लैंग्वेज सेकंड में यही है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। वहां मैंने पूरा चैप्टर दिया है, उसके सारे टॉपिक उठा के मैं यहाँ ले आया जानबूझ कर, बेसिक आपका क्लियर रहे कौन कौन से टॉपिक है। देखो, अब अलग अलग पार्ट बांटेंगे, एक लिंग्विस्टिक लेंगे जिनको जनरल प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, एक लेंगे साइकोलॉजिकल। तो दो भागों में बांट सकते हैं, जनरल, लिंग्विस्टिक, और एक क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी। लिंग्विस्टिक में, जनरल में, जनरल मतलब तो लैंग्वेज के रूल्स है ना, उसमें कौन कौन से हैं देखो आप। मेन प्रिंसिपल, गिव प्रायोरिटी टू साउंड। इंग्लिश क्या कहती है कि आपको साउंड्स को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। हिंदी में देखो, एक समझना बात को, हिंदी में हम लिखते कुछ और है, बोलते कुछ और है। इंग्लिश क्या करती है, नहीं ओ सॉरी, हिंदी में, इंग्लिश में ऐसा होता है, लिखते कुछ और है, बोलते कुछ और, बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और। तुम्हारी दिक्कत क्या है इंग्लिश में, 26 लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 26, और साउंड्स हैं 44। तो अब क्या करना पड़ता है, 26 लेटर से 44 साउंड्स बोलने पड़ते। एक लेटर अलग अलग साउंड देता है। जैसे ओ से ओ बनता है बॉस, हॉट। ओ से ऊ बनता है डू, टू। ओ से ओ बनता है नो, गो। ओ से वह बनता है वन। तो आपको साउंड्स पे जोर तो देना ही पड़ेगा। इसलिए आप देखना, जितने भी टीचर के एग्जाम होते हैं ना, चाहे रीट का हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, वाले लेक्चर में तो नहीं आता, इन सब में फोनेटिक्स की सिलेबस सब में है। रीट में भी है, ग्रेड फर्स्ट में भी है, ग्रेड सेकंड में। फोनेटिक्स, ये साउंड्स को प्रायोरिटी देनी, कैसे बोलना है, रुक के बोलना है, धीरे बोलना है, लगातार बोलना है। तो मान लीजिए साउंड कई बार आपको बोलना है WOULD, वुल्ड, कुल्ड, शुल्ड, ऐसे बोलोगे क्या, क्या बोलना पड़ेगा आपको, गुड, गुड, शुड, पलीस, पलीस। इंग्लिश लोग ऐसे बोलते। साउंड्स पे क्यों आपको रोका जाता है, क्यों टोका जाता है आपको, इस वजह से। आपको लगता होगा अब तक बुरा, यार सर क्यों कर रहे थे, कह क्या रहे, गिव प्रायोरिटी टू साउंड। समझ रही हैं आप, खासकर इंग्लिश टीचर को तो साउंड्स पर प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। आप इसमें किंतु परंतु बहाने, एक्सक्यूज नहीं बना सकते।
बात समझ आ रही है आपको? दूसरी बात, प्रेजेंट लैंग्वेज इन बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स। बेसिक सेंटेंस पैटर्न क्या होते हैं? सब्जेक्ट लो, वर्ब लो, कॉम्प्लीमेंट, सबसे ज्यादा ये चलता है। आई एम अ स्टूडेंट, बेसिक सेंटेंस पैटर्न। आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, ए स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि आई और स्टूडेंट एक ही है ना दोनों। SVC, SVO, SVOO, SVOCA, ये जो 8-9 पैटर्न होते हैं आपके सिलेबस में है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न सिलेबस में भी है, आपको पढ़ाऊंगा आपको। इन बड़े बड़े सेंटेंस बाद में करवाना, पहले बच्चों को छोटे छोटे सेंटेंस, दिस इज अ कार, शी इज अ टीचर, छोटे छोटे सेंटेंस, इससे बच्चे के लिए सीखना क्या होगा? आसान। ये लैंग्वेज कहती है। क्यों कहती है लैंग्वेज? क्योंकि भैया ये फॉरेन लैंग्वेज है, ये सेकंड लैंग्वेज है। आप बड़े बड़े सेंटेंस बच्चों को नहीं सिखा सकते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर सकता उनकी, इसलिए अब क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे स्ट्रक्चर, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, ठीक है ना? लैंग्वेज पैटर्न एज हैबिट्स, इतनी पैटर्न की प्रैक्टिस कराओ बार बार कि वो उसकी किस में आ जाए? आदत में। और आदत बन गई ना, एक बार आपने साइकिल चलाना सीख ली, फिर 2 साल बाद 5 साल बाद चला लोगे आप। एक बार स्विमिंग सीख ली, थोड़ा शुरू में अटपटा लगेगा, आप सीख लोगे, आप तैर लोगे उसके। एक बार आदत बन जाती है ना, फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन आदत बनाना पड़ेगा। आप कंफर्टेबल हैं? इमिटेशन, इमिटेशन क्या होता है? नकल करना। स्टूडेंट किसकी नकल करेगा? टीचर की करेगा। क्लास में फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं आप, टीचर की नकल करेगा, तो टीचर को एक परफेक्ट मॉडल बनना पड़ेगा। इट मींस उसके स्ट्रक्चर, उसकी ग्रामर, उसके सेंटेंस, उसका प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट होना चाहिए, या फिर उन जैसा तो होना चाहिए, इंटेलिजिबल तो कम से, जिसको आप इमिट। कभी भी, मैं कल कह रहा था कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट ने, लर्नर ने आज तक अपनी लैंग्वेज डेवलप नहीं की। वो जो सुनता है वही बोल, और घर पे तो सुन नहीं रहा है, तो ये इमिटेटर किसको बनना पड़ेगा? टीचर को। पेरेंट कैसा बनेगा? पेरेंट्स आती है इंग्लिश, पेरेंट्स बनना पड़ेगा। बोल रहा हूं टीचर बनना पड़ेगा। कहां रहती हो तुम? टीचर को बनना पड़ेगा, उसको इमिटेट करेंगे कौन? के स्टूडेंट्स। he should be a model of language so that student can copy him, imitate him. If the model will be perfect, the student will be perfect automatically. Is it clear? Imitate. कोई भी लैंग्वेज इमिटेशन से ही बनती है, जैसा आप सुनते हैं वैसा आप बोलते हैं। लिसनिंग, स्पीक। कनेक्ट कर पा रहे हो रूल से आप लोग? ओके। कंट्रोल्ड वोकेबलरी क्या होती है? क्या बच्चों को पूरी डिक्शनरी याद करने को दे दोगे कि बेटा डिक्शनरी पकड़, पहले पेज से लास्ट पेज तक कर लेना? आप क्या करोगे? कंट्रोल, जो उसके काम आने वाली है, सिलेक्शन करोगे आप। सिलेक्शन मतलब जो इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में जो काम आने वाली है, और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले, इजी टू डिफिकल्ट ले, नॉन टू अननोन ले। ये नहीं कि कुछ भी आपने उसको 10 भी 50 शब्द दे दिए। कैटेगरी वाइज करोगे, अलग अलग बांटोगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्लास नेम होता है ना सर, अलग अलग कैटेगरी बांट करके फिर उसको दे। तो आगे हम लोग सिलेक्शन और ग्रेडेशन पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है आप लोगों को, बड़ा टॉपिक है लास्ट वाला, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सेकंड लैंग्वेज, ये उससे छोटा पार्ट है। ग्रेडेड मतलब इजी टू डिफिकल्ट, ग्रेडेड लो ग्रेड टू हायर ग्रेड, इजी टू डिफिकल्ट, नॉन टू अननॉन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये पढ़ाई क्या आप लोगों ने? सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। वो हिंदी में जो है वही तो है भाई यहाँ पर। अब आपको लग रहा है समझ में आ रहा है, वर्ड्स थे, बस अब पता लगे क्या है चीजें। लिंकिंग विद लाइफ, किसी भी शब्द को बच्चे की लाइफ से जोड़कर फिर बताओ। बहुत नया सिद्धांत चल रहा है। कौन सा वर्ड, उदाहरण भी कौन सा देगा टीचर क्लास में, जो बच्चा क्लास में देख सकता है। चेयर का उदाहरण देगा, पेन का, पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, सेब का, है ना। कहते हैं कि शो एंड टेल, पहले दिखाओ फिर बताओ। पहले उसको एप्पल दिखाओ, चित्र दिखाओ या लेकर आ जाओ,
फिर बताओ ये APPLE ये एप्पल है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर उसको बताओगे शो एंड टेल, ये चीज होती है लिंकिंग विद लाइफ, लाइफ से जोड़ करके समझाओ उसको, क्योंकि ये इंग्लिश है, उसके वर्ड को पता नहीं है। आप उसको बोलो भाई पिक्चर, पिक्चर तुम्हारे घर मटका होता है ना, वो देखो ये रख हमने वहां रखा है, ये लिंकिंग विद लाइफ, बच्चा जल्दी सीखेगा। कलेक्शन एंड ग्रेडेशन, जो सरल शब्द है, जो काम के शब्द हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बच्चे काम आएंगे, उनको सेलेक्ट करो और फिर ग्रेडेशन करो। ग्रेडेशन मतलब उनको जमाओ ऑर्डर में, पहले ये पढ़ाना है, बाद में ये पढ़ाना है, उसके बाद ये पढ़ा। ग्रेडेशन जैसे ऊपर की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ज्यादा काम वाली चीजें पहले पढ़ाओ, कम वाली काम चीज बाद में। ओरल वे, पहले बच्चों को बोलना सिखाओ। लैंग्वेज सिखाना चाहते हो ना, ओरल लिसनिंग और स्पीकिंग, अगर वो सिखा दी ना तो रीडिंग और राइटिंग तो अपने आप ही सीख जाएगा। ये कह रहा है देखो, द शॉर्टेस्ट वे टू लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज पढ़ाने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, उसको पहले बोलना सिखा दो। बस आपको हिंदी बोलना आती है, आप हिंदी में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो। हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ के समझ जाते हो क्या? इंग्लिश नहीं समझ पाते, दिक्कत आती है। और आप चलो फिर भी समझ जाओ, जो बेचारा इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं हो तो उसको समझने में और दिक्कत आए। अगर वो आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए तो शायद आपके लिए और सरल हो जाए। ये तरीके तो हैं, बोलो इंग्लिश, सुनो इंग्लिश, इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ो, पापा से इंग्लिश में बात करो, चाहे वो समझे चाहे नहीं समझे, अपन गलत बोले चाहे नहीं बोले, धीरे 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 सीख जाओगे। हाँ सीख जाओगे, यही होता है तरीका, बिना बोले नहीं आएगी। और हम क्या सोचते हैं, मैं इंग्लिश उस दिन बोलूंगी जिस दिन मुझे परफेक्ट इंग्लिश आ जाएगी। और आयरनी क्या है कि परफेक्ट इंग्लिश तब तक नहीं आएगी जब तक बोलना शुरू। अब आइंदा क्वेश्चन बनता ही नहीं है, फिर मैं कैसे सीखूंगा? अरे बोलना सीख दो, बोलना शुरू कर दो, सीख जाओ। प्रायोरिटीज ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, आप लैंग्वेज स्किल्स को प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले इंग्लिश सुनोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उन लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जो इंग्लिश बोलते, ताकि आप इंग्लिश सुन सके एक बार। फिर आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा, फिर इंग्लिश की रीडिंग करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश मैगजीन, इंग्लिश किताबें पढ़ो और इंग्लिश में ही लिखो, आपको लैंग्वेज आ जाए। ठीक है, प्रोसेस आपके सामने है सारे। मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच मतलब क्या होता है, आपको अगर किसी मंजिल पे पहुंचना है, अप्रोच पहुंचना है, तो मल्टीपल लाइन होने चाहिए। मल्टीपल लाइन मतलब या इस रास्ते से पहुंच जाओ, या इससे पहुंच जाओ, या उससे पहुंच जाओ। जैसे अगर आपको बच्चे को काऊ पे नियमन सिखाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसको काऊ दिखा दो, उसके पार्ट्स बताओ कि देख बेटा ये इसके हॉर्न्स हैं, ये इसकी लेग्स हैं, ये टेल है, या चित्र बना के बता दो। या फिर आप क्या करो, कोई ऐसा ना यूट्यूब पे वो दिखा दो, या फिर आप उसको हिंदी लिखवा के इंग्लिश बना दो, या इंग्लिश बना के हिंदी लिखवा दो। आप एक नियमन लिख दो, बीच में खाली स्थान छोड़ दो, इट हैज 4 ब्लैंक्स पे छोड़ दो, बच्चा लिख देगा लेग्स। फिर आप बोलो, बच्चा बोलेगा, दूसरा बच्चा बोलेगा। जो तरीका आप अपना सकते हो सब अपनाओ, मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच। बस आपका केवल एक पर्पज होना चाहिए, बच्चे को सीख। लैंग्वेज हैबिट थ्रू लैंग्वेज यूजिंग, लैंग्वेज यूज करके ही आप लैंग्वेज की हैबिट बना सकते हैं। बिना लैंग्वेज यूज करे पढ़ा सकते हैं कि उसको आप लोग, लैंग्वेज यूज करो। स्पाइरल अप्रोच मतलब क्या होता है, बार 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 क्या कराओ। आप देखो ना, आपने नोट्स को स्पाइरल करवाया अभी, स्पाइरल क्या होता है, देखो ऐसे घूम रहे थे, देखो बार बार घूम रहा है ना आपके नोट्स, घूम रहा, घूम घूम के वापस वही चीज, घूम घूम के वापस वही। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास माहौल में तो है नहीं, जब तक उस चीज को बार बार नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो याद होगी नहीं। अब आपको बताओ LSRW याद हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हो गया? बार बार रिवाइज हो रहा है। टारगेट लैंग्वेज, नेचुरल एनवायरनमेंट, बुलवाओ, पढ़ाओ, लिखवाओ, बार बार आ रहा है ना, चीजें याद होंगी। आप 3-4 बार खुद पढ़ लिए इनको आप। यूज मदर टंग स्पेयरिंगली, माँ की जो टंग है आपकी, मदर टंग, उसको यूज तो करो बट स्पेयरिंगली करो। स्पेयरिंगली मतलब जहां जरूरत हो वही। आपने अगर हमेशा मदर टंग में पढ़ाया तो बच्चा कंफर्टेबल किस में रहता है, मदर टंग में, वो मदर टंग ही सीख जाए। अगर आपने कहा कि ELEPHANT एलिफेंट हाथी होता है,
तो बच्चा जैसे हाथी देखेगा उसे क्या याद आएगा? हाथी ही याद आएगा। एलिफेंट को पता तो होगा, आप पूछोगे हाथी को क्या बोलते हैं तो बोल भी देगा वो, बट हाथी देखते तो क्या बोलेगा? पहले वो हाथी ही बोलेगा। और अगर आपने उस बच्चे को एलिफेंट ही सिखाया, हाथी सिखाया ही नहीं बोलना, तो हाथी को देखते ही वो क्या बोलेगा? एलिफेंट ही बोलेगा। ऐसा होता ही नहीं होता। बताओ, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो गिनती जब बुलवाते हैं ना, वो 69 79 में इजी लगता है, 79 69 78 में चक्कर आता है, वो नहीं आता क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया। वो मानते हो इस चीज को आप लोग? जबकि वो हिंदी खूब बोल रहे थे, वो नहीं सिखाया कभी उसको, इसलिए वो बोल ही नहीं पाता। ये खूब होता है। समझ रहे हैं आप? काफी इतना आज के लिए, कल करेंगे।